हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका द हिंदू एनालिसिस में। यहाँ पे हम देखने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एनालिसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे अपने पीपीटी पीडीएफ के माध्यम से। थोड़ा सा मैंने पैटर्न में चेंज किया इस बार, तो आप देखिए बताइए किस तरीके से क्या ये पैटर्न आपको पसंद आ रहा है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं। पहला यहाँ पे आप आर्टिकल देखिए, पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शन पुट भोपाल सेक्स वर्कर इन अ बाइंड। देखिए कुछ यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं प्रीवियस डे से, जैसे कि 2 या 3 दिन के लिए हमारा डिस्कशन नहीं हो पाया था, तो उसके भी मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इसके अंदर मेंशन किए हैं। और आगे आने वाले टाइम में भी हम धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को मेंशन करते हुए चलेंगे। यहाँ पे आप देखिए, पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शन पुट भोपाल सेक्स वर्कर इन अ बाइंड। तो ये एक न्यूज़ है, इसके ऊपर मैंने 2 क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखे हैं। इन दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से इसको देखिए, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती आएंगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ड्यूरिंग द पैंडेमिक विच हैज़ लेड टू लॉकडाउन एंड अदर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैज़ एक्सक्यूबेटेड द सेक्स वर्कर क्राइसिस टू ऑलमोस्ट ह्यूमन क्राइसिस। इसके ऊपर आपको कमेंट सेक्शन कमेंट करना है। आप चाहें तो इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं और हमको भेज सकते हैं स्टडी टाइम ओनली 717@gmail.com में आप भेज सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी टाइम ओनली के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहाँ पे भी आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। इसको अभी मैं पूरी तरीके से समझाऊंगा आपको, तो बिल्कुल घबराना नहीं। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कैसा क्वेश्चन अराइज होता है। अब देखिए, जीएस पेपर 2 में इसका क्वेश्चन आ सकता है। टॉपिक है ये, मतलब एक तरीके से वेलफेयर स्कीम वल्नरेबल सेक्शन जो पॉपुलेशन है वहाँ से रिलेट करता है, तो ये क्वेश्चन आपसे अराइज हो सकता है। तो एक बार 2 बार आप इसको पढ़िए, क्या क्राइसिस आई है इसके ऊपर में भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आप आंसर देने में सक्षम रहें। ठीक है, अब देखिए चलते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं। सबसे पहले तो 2 जून को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे to bring the poor and miserable living condition under which the community work around the world sex worker are being forgotten in the government response to COVID-19 crisis। अब जनरली क्या हो रहा है कि 2 जून को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे। याद रखना आपको, इंटरनेशनली। और ये एक तरीके से ऐसा माना जाता है इनको अनप्रोटेक्टेड है, इनके ऊपर कुछ ऐसे लॉ नहीं बने हैं। सेल्फ आइसोलेट ये अपने आप को करके रखते हैं, इनके जो क्लाइंट्स होते हैं सेल्फ आइसोलेट करके रहते हैं। सेक्स वर्कर जो फाइंडिंग देमसेल्फ अनप्रोटेक्टेड रहते हैं। अब देखिए, इनके ऊपर कुछ ऐसे स्पेसिफाई करके लॉ नहीं बने हुए हैं, ऐसे कुछ रूल्स नहीं निकाले गए हैं, ऐसे कोई वेलफेयर इनके लिए स्कीम्स नहीं निकाली गई हैं। तो ये एक थोड़ा सा बात है जो यहाँ पे है, जो आप अपने आंसर राइटिंग के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा जो ग्लोबल क्राइसिस चल रही है हमारी, और इतनी ज़्यादा ग्लोबल क्राइसिस चल रही है, हर एक जगह देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, फेस कर रहे हैं बहुत सारे माइग्रेंट्स वर्कर यहाँ वहाँ पे। आप अपने घर में भी आपने देखा होगा जनरली, अगर पैसों की तंगी है या कुछ इस प्रकार की, तो बहुत सारी चीज़ें हर एक इंसान को यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे इनका एक इशू को उठाया गया है कि जो सेक्स वर्कर्स हैं इंक्रीजिंगली फीस with the difficult choice of isolation with no income or support with the working at risk। तो उनको कोई इनकम सपोर्ट भी नहीं है। अब देखिए, इनका काम इसी तरीके से चलता था। अब अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगी, सारी चीज़ें रहेंगी, तो ये अपना हेल्थ और इशू को कैसे आगे रखेंगी और किस तरीके से अपना ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी को करेंगी, इसको कहाँ से पैसा आएगा, खाना पीने का कहाँ से क्या होगा, ये सारी प्रॉब्लम निकल के आ रही है। जबकि इनके ऊपर कोई भी स्कीम्स ऐसे नहीं लेके आई गई है, कुछ भी इस तरीके से स्पेसिफिकली इनको नहीं किया गया है कि क्या है क्या प्रॉब्लम। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो माइग्रेंट्स हुआ करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो उनके लिए भी क्या प्रोविज़न है, बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि सब कुछ अब रुक गया है, रुक दिया। तो ये एक इशू उठाया गया है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन रैपिडली रिस्पॉन्स कोविड-19 सर्कुलेशन के लिए ये सारी चीज़ें आप एक बार रीड कर सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ पीपीटी जो है शेयर कर दिया करूँगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, तो जरूर से जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए फटाफट। वहाँ पे सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वही देखिए, मैंने एक एक चीज़ को डिटेल में यहाँ पर कवर किया हुआ है, पूरे आर्टिकल को बहुत अच्छे से यहाँ पर लिखा गया है, कहाँ कहाँ कैसा है, तो वो चीज़ आप लिख लीजिए। अब देखिए, आप यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना है कि क्या जो प्रोस्टिट्यूशन है ये हमारे यहाँ लीगल है या इलीगल है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वैसे मैं अभी डिस्कस करूंगा ही, लेकिन अभी आपको तुरंत ही पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बताइए।
वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट की बात करता हूँ, इनिशिएटिव हैव बीन सप्लाइंग द फूड पैकेज जो है सेक्स वर्कर इन बांग्लादेश से ये किया गया था, स्पेसिफिकली ये चीज़ की गई थी बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। इमरजेंसी हाउसिंग इन द इंग्लैंड प्रोवाइड किया गया था वेल्स वगैरह के अंदर। तो अलग अलग कंट्रीज़ के जो ये जो निकल के आ रहे हैं उनको आप लिख सकते हैं, ठीक है। इंक्लूजन ऑफ सेक्स वर्कर इन द फाइनेंशियल बेनिफिट जो है थाईलैंड के अंदर और नीदरलैंड और जापान के अंदर जो है दिया गया था। तो अलग अलग कंट्री की इंटरनेशनली चल रहा है ये सारी चीज़ें हैं, तो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर ये चीज़ इंक्लूड की गई थी। तो आप इसका आंसर राइटिंग में अपने पॉइंट्स को लिख सकते हैं एग्जांपल्स के तौर पे, और ये जर्नलाइज चीज़ें हैं जो आप इन सारी चीज़ों से सीख सकते हैं, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें जो आपकी, क्योंकि क्या है कि इंडियन सोसाइटी के अंदर थोड़ा सा स्टिग्मा बना हुआ है कि यार ये चीज़ गलत है, क्या है कैसा है। देखिए उनका तो वो काम ही है वो चीज़ करना, वो सारी चीज़ें जो हैं, तो इसके ऊपर अपन क्या क्वेश्चन उठा सकते हैं। एज विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ एबिलिटी ऑफ द सेक्स वर्कर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट कोविड-19 डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल इंटरपर्सनल बिहेवियर। उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल पे, इंटरपर्सनल बिहेवियर के ऊपर, कैसा उनका इन्वायरमेंट है काम करने का, कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब देखिए स्टिग्मा जो फैला हुआ हमारे इंडिया के अंदर, क्रिमिनलाइजेशन मीन द सेक्स वर्कर माइट नॉट बी एलिजिबल फॉर द गवर्नमेंटल सोशल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे ऐसा स्टिग्मा फैला हुआ कि वो क्रिमिनल, ये जो काम है क्रिमिनलाइजेशन का काम है, और यहाँ पे इनको गवर्नमेंट और सोशल प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी, इकोनॉमिक इनिशिएटिव नहीं दिया जाएगा, वो बिजनेस नहीं कर सकते, वो सामने नहीं आ सकते। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया के अंदर अभी चलती हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इन सारी पॉइंट्स के ऊपर अपने आंसर को लिख सकते हैं आप। देखिए अब वर्नेबिलिटी इंक्रीज बढ़ गई है, अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, हर एक सेक्शन के अंदर बढ़ी है, हर एक जगह बढ़ी है, लेकिन यहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ गई। यहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई है ये बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है नहीं जा रहे कोविड-19 की वजह से, वहाँ पे नहीं जा रहे। अब यहाँ पे कुछ रूल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनिशिएटिव टेकन बाय इंडिया टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ सेक्स वर्कर, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया इज़ नॉट इलीगल, ये इलीगल नहीं है। देखिए है तो लीगल, लोग जाते हैं करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, इलीगल है, सॉरी है तो लीगल, मतलब इलीगल नहीं है ये। एस पर से यस इट इज़ नॉट इलीगल टू ट्रेड सेक्स फॉर मनी इन इंडिया। तो ये आपको याद रखना है, द लॉ डजंट सी ट्रेडिंग सेक्स फॉर मनी एज अ क्राइम। तो ये ऐसा क्राइम है, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल क्राइम नहीं है, ठीक है। बट में इलीगल नहीं है, जब इलीगल नहीं है तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे पिम्पिंग, मैनेजिंग, ऑनिंग, ब्रोदर, प्रोस्टिट्यूशन इन होटल, ये सारी चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है, सॉलिस्टिक इन अ पब्लिक प्लेस। आप पब्लिक प्लेस की सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, आपको 200 यार्ड से दूरी बना के रखना है। सपोज या कोई ऐसा बाजार है पब्लिक प्लेस से, उससे 200 यार्ड दूरी होना चाहिए, द विजिबिलिटी ऑफ द पब्लिक प्लेस से 200 यार्ड दूरी होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताइए। इसके ऊपर एक एक्ट आया था, सीता एक्ट, SITA 1956 का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको बता देता हूँ क्या था, फर्स्ट लॉ एवर क्रिएटेड टू रिलेटेड टू प्रोस्टिट्यूशन वाज, इसका फुल फॉर्म में आप याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन प्रीलिम्स मेंस में पूछा जा सकता है, आप लिख सकते हैं, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन अ वुमन एंड अ गर्ल चाइल्ड एक्ट सीता 1956। इट अलाउज prostitution to play their trade in a private, but they could not carry out in their business out in the public, which वुड बी 200 यार्ड, जो अभी मैंने बताया 200 यार्ड के दूर होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक प्लेस से बीइंग होटल, स्कूल, बस, हॉस्पिटल, इन सब से 200 यार्ड जो इनको डिफाइन किया गया, इन सब से दूर होना चाहिए 200 यार्ड। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया डिटेल में, एक एक पॉइंट को इसको देखा। अब देखिए कुछ टॉप स्टोरीज हैं जो कि द हिंदू में नहीं आई हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स टाइम, लाइव मिंट, देखिए लाइव मिंट, इकोनॉमिक्स टाइम्स और बिजनेस लाइन के अंदर ये चीज़ थी, मैंने इसको भी यहाँ से उठा लिया। दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च ई व्हीकल, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी अनाउंस द 1 लाख रुपीज़ का यहाँ पे जो इन्होंने इंसेंटिव दिया है, आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर रोडवे का, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट है लॉन्च इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी फॉर द नेशनल कैपिटल। तो हमारे दिल्ली के लिए, नेशनल कैपिटल के लिए दिल्ली, इन्होंने क्या पॉलिसी वो किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। इसके अंदर क्या है वो चीज़ हम देखेंगे। एम क्या है, टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, टू गिव द बूस्ट ऑफ दिल्ली इकोनॉमी, रिड्यूस पॉल्यूशन लेवल, नेशनल कैपिटल। अब जनरल सी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगी तो पॉल्यूशन कम होगा, इसलिए हम ये पॉलिसी लेके आई गई है जनरली। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा धीरे धीरे लोगों का, इसके ऊपर वर्क निकल के आएंगे। पॉलिसी क्या है, कॉन्स्टिट्यूट 25% ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है 2024 तक 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है दिल्ली के रोड में होना चाहिए चलने वाले।
विच इज़ करेंटली जस्ट 0.29% है, मतलब 1% भी नहीं है, आधा परसेंट भी नहीं है अभी तो मतलब बहुत कम है। तो एक बहुत बड़ा टारगेट है जो कि अचीव करना है। द गवर्नमेंट विल वीव रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड रोड टैक्स, जो है यहाँ पे इनको रजिस्ट्रेशन फ़ी रोड टैक्स जो है इसके लिए वेवर कर देगी। इट विल गिव ए इंसेंटिव दिया जाएगा 30,000 रुपये तक का फॉर 2 व्हीलर्स के लिए एंड ऑटोज़, ई रिक्शा जो है, फ्राइट व्हीकल जो कार, वाइल फॉर कॉल इट प्रोवाइड इंसेंटिव ऑफ 1.5 लाख। तो 1.5 लाख रुपए तक की इंसेंटिव जो है कार में दिया जाएगा, और जो 2 व्हीलर्स हैं, ऑटो रिक्शा है, ई रिक्शा है, रिक्शा वगैरह है, उन सब के लिए 30,000 रुपये तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। देखिए इतना बड़ा इंसेंटिव इसीलिए दिया जा रहा है कि जिससे कि आप उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करें, ठीक है। द गवर्नमेंट विल ऑल्सो गिव लो इंटरेस्ट लोन ऑन इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल, ठीक है। आप लो इंटरेस्ट रेट भी आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बहुत बड़ा भारी भरकम से इंटरेस्ट रेट भर रहे हैं, तो वो लो इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको अगर आप खरीदना चाहते हैं इस तरीके से। ईवी सेल जो है क्रिएट किया जाएगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट सेल को जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सेल है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। क्लियर हो गया। द गवर्नमेंट विल ऑल्सो सेटअप स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल बोर्ड, गवर्नमेंट जो है स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल बोर्ड भी जो है सेटअप करेगी, ये आपको याद रखना है हर स्टेट के अंदर। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। 200 चार्जिंग स्टेशन जो है सेटअप किया जाएगा 1 साल के अंदर। हर साल जो है 200 चार्जिंग स्टेशन जो है सेटअप किया जाएगा। स्क्रैपिंग इनिशिएटिव को अभी से स्टार्ट किया जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मतलब एक तरीके से आप कह लीजिए बैटरी जो ख़राब हो के निकल के आएंगी या कुछ इस तरीके से, उसको किस तरीके से स्क्रैप किया जाए, किस तरीके से सारी चीज़ें किया जाए, वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे बनाया जाएगा स्टार्टिंग से ही। ऐसा नहीं कि जब ये बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाए तभी स्टार्ट किया जाए। तो ये काफ़ी बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। यूथ को यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा, उनको जॉब्स मिलेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर्स में, एक ये नया सेक्टर निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर थे जो हमने डिस्कस करी। अब देखिए ये जो न्यूज़ है ये कल परसों की न्यूज़ है। विल क्लोज मैरीन केस ओनली आफ्टर द हेफ्टी कंपनसेशन सुप्रीम कोर्ट। तो ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये दो जो हैं इटली के हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया है, अब मैं आपको एक छोटा सी जो इशू है उसको मैं समझा देता हूँ। इटालियन मैरीन केस है ये, आप इसको इटालियन मैरीन केस से याद रख सकते हैं। जीएस पेपर 2 में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज, ये टॉपिक्स आप याद रख सकते हैं। देखिए आप जब भी इस तरीके से टॉपिक्स को पढ़ते हुए चलेंगे ना कि किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपको एक सिलेबस की समझ डेवलप हो जाएगी। अगर आप नए हैं और बिल्कुल आपको 2021 या 22 में आपको एग्ज़ाम देना है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कि वो जो टॉपिक है वो किससे, तो आप कल को अगर खुद से भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे कि ये इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप उसको बहुत अच्छे से मेंशन कर पाएंगे वहाँ पे। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज पॉलिटिक्स ऑफ अ कंट्रीज ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, यहाँ पे रिपब्लिक डे ऑफ इटली टू प्रोक्यूट द मेरीन एक्यूज किलिंग 2 फिशरमैन ऑफ अ कोस्ट केरला इन 2012। 2012 में इसको क्या हुआ था कि 2 फिशरमैन थे, तो उनको मार दिया गया था। किसके द्वारा, जो इटालियन जो नेवी है उनके जो थे, उनके 2 ऑफिसर्स थे, उनके द्वारा मार दिए। उनको लगा ऐसे कुछ क्रिमिनल हैं या इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे इनको मार दिया गया। तो फिर इंडियन पुलिस ने इनको पकड़ लिया। अब इंडियन पुलिस ने पकड़ लिया, फिर इसके ऊपर लंबा केस चला और अब तक केस चला, फिर अभी इसके ऊपर जो है वर्डिक्ट निकल के आया है। तो ये केस चला था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर, पीसीए के अंदर। ये आपको याद रखना है, जब भी इंटरनेशनल ऐसा कुछ होता है तो ऐसा नहीं कि आप अपने घरेलू जो कोर्ट है वहाँ पे केस चलेगा, वो केस चलता है फिर इंटरनेशनल कोर्ट में। अब इंटरनेशनल कोर्ट्स यहाँ पे क्या है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने क्या पब्लिश किया है, द एक्सट्रैक्ट टू फाइनल अवार्ड ऑफ एडहॉक ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड सेटल डिस्प्यूट रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सीज एंड यूनक्लोज। अब ये इससे रिलेटेड जो लॉ है उसके ऊपर बात की गई है, ठीक है, कि इसके ऊपर वर्क किया जाए, कैसा क्या डिस्प्यूट्स को निकल के आ जाए। तो ये केस था इटालियन मैरीन केस के नाम से जाना जाता है। ये केस आपको याद रखना है, इटालियन मैरीन केस है ये, और ये जो है इंडिया और इटली के बीच में है, ठीक है। The soldier who were accused of killing Indian fishermen could be tried to
ट्राइड इन इंडियन कोर्ट्स एंड ऑर्डर्ड इंडिया टू सीज ऑल क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे इंडिया को कंटेंट कर दिया गया है कि आप ये जो प्रोसीडिंग है ये इंडिया के अंदर नहीं चलेगी। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ये सारी चीज़ें इंडियन कोर्ट के अंदर चलेगी, और ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो ऐसा नहीं पूरा इंडियन तरीके से होगा, ये इंटरनेशनल तरीके से होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है। अब इसका बैकग्राउंड में हम चलते हैं फटाफट। अब मैंने आपको एक बार बैकग्राउंड तो समझा ही दिया कि क्या था, कैसे हुआ, किस तरीके से निकल के आया ये चीज़, ठीक है। 2012 में ये हुआ था कि इंडियन पुलिस हैव डिटेन्ड 2 इटालियन मेरीन। तो 2 इटालियन मेरीन्स को जो है जो पोस्टेड थे ऑयल टैंकर्स में, तो उनको यहाँ पे पकड़ लिया गया था। क्या रीज़न था मैंने आपको बताया, फिशरमैन को इन्होंने मार दिया था को, इसकी वजह से ये चीज़ हुआ था, ठीक है, केरला कोस्ट के अंदर। आफ्टर 3 ईयर 3 साल के बाद इटली ने मूव लिया इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। तो इसके तहत वो गई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर फॉर द 2 इटालियन मेरीन टू स्टे इन देयर ओन कंट्री ड्यूरिंग द ट्रायल प्रोसेस। तो वो क्या कहना चाहती है, इटली मांग करती है इस लॉ के अनुसार कि ये जो है अगर जब तक ये केस चले तो ये जो है कहाँ रहें, इटली के अंदर ही रहें और वहीं पे ट्रायल में रहें। ऐसा नहीं हाँ ठीक है हम उनको जॉब में नहीं रखेंगे या जिस तरीके से है वहाँ पे वो उस पीरियड में काम नहीं करेंगे, लेकिन जो ट्रायल पीरियड के टाइम पे वो कहाँ रहें, अपनी कंट्री के अंदर ही रहें। एंड ऑल्सो टू स्टॉप इंडिया फ्रॉम गोइंग अहेड विद द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। ऐसा ना हो कि इंडिया अपने ही कोर्ट के अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर जो है फॉलो कर ले और आगे इनको कुछ सज़ा सुनाते हो और कुछ भी सज़ा दे दे, तो इसलिए ये चीज़ की गई थी। At that time, India had set up specially designated court as ordered by Indian Supreme Court। तो एक अलग से कोर्ट तैयार किया गया था इंडिया के अंदर कि इसके मामले को सुनवाई की जाएगी, वो सारी चीज़ें की जाएगी, इसलिए ये चीज़ बोली गई वो की गई। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए जजमेंट इन फेवर ऑफ इटली। अब ये जो कुछ जजमेंट था जो था वो इटली के फेवर में है, उसको हम पढ़ते हैं देखते हैं। इंडिया हैड कॉल्ड द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, तो UNCLOS सभी हमने डिस्कस किया, ट्रिब्यूनल टू एडज्योर द डिक्लेयर PC हैज़ नो जुरिडिक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द केस सबमिटेड टू इटली। तो इन्होंने PC के अंदर ये मामला दर्ज किया कि यार इसके ऊपर कोई जुरिडिक्शन नहीं है इस तरीके से आपका, और इसको हम ही देखेंगे। हाउ द मेजोरिटी ऑफ द कोर्ट 5 मेंबर ऑफ द बेंच रूल 4:1 इट हैज जुरिडिक्शन इन द मैटर। तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर जुरिडिक्शन हमारा ही है, आपका ऐसा नहीं कि आप अपने लेवल में करेंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है, आपने किसी दूसरे कंट्रीज़ के उसको पकड़ा है, तो इसलिए ये इंटरनेशनल मामला है, तो इसलिए PCA के अंदर ही इसका मामला चलेगा। इटालियन पोजीशन ने फिर क्या किया यहाँ पे, आप ध्यान से समझिए कहानी, आप इसको कहानी की तरह समझने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, और फिर जब भी आप आंसर लिखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको चीज़ों को क्लियरिटी रहेगी। ऑफिशियल एक्सरसाइज कैन नॉट बी ट्राइड इंडियन कोर्ट के अंदर नहीं होगा। फिर परमानेंट ऑफ कॉर्पोरेट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए लेक्चर को लाइक कर दीजिए फटाफट अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो। यहाँ पे आप देखिए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की अगर मैं बात करता हूँ PCA को, तो इस्टेब्लिश हुआ था 1899 के अंदर। ये सबसे पहला कोर्ट था आप कह सकते हैं इस तरीके से। कब हुआ था, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, हॉग नीदरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, तो ये याद रखिएगा, हॉग नीदरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू सर्व द इंटरनेशनल कमिटी। ये क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको याद होना चाहिए, जो कि डिस्प्यूट रिलेटेड रेजोल्यूशन को मैटर को देखता है, ठीक है। इंटरनेशनली कमेटी के अंदर कोई भी डिस्प्यूट्स निकल के आ जाता है तो उसको ये डील करता है। इनका जो फाइनेंशियल असिस्टेंट फंड भी क्रिएट किया गया है, इट हैज़ फाइनेंशियल असिस्टेंट फंड व्हिच एम्स टू हेल्पिंग द डेवलपिंग कंट्रीज मेट देयर पोस्ट इन्वॉल्व इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। तो जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के यहाँ पे जाते हैं तो वही इसके ऊपर जो फाइनेंशियल एड वगैरह देखते हैं वही सारी चीज़ निकल के आती है। तो ये हमने डिस्कस किया PCA के बारे में। और भी डिटेल में अगर आपको जानना है तो इसके बारे में हमने अपने जो IR का जो लेक्चर्स है, IR का जो PT 365 है विजन IAS का, वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। रिसेंटली मैंने लेक्चर को अपलोड किया तो उसको आप ज़रूर से देखिए। साथ में ही जो अभी जो न्यू मटेरियल आया है PT 365 का, उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज लेक्चर वो पहला आ जाएगा और 7 दिन के अंदर आपको पूरी मैगजीन उसको मैं कवर करवा दूंगा। इंडियस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ऑलरेडी स्लैप चार्ज अगेंस्ट द 2 इटालियन अंडर द सेक्शन ऑफ IPC रिलेटेड टू द मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, मिसचीफ एंड कॉमन इंटेंट। तो इसके अंदर रिलेटेड टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर ऑफ मिसचीफ के अंदर IPC के लॉ के अनुसार यहाँ पे इनके ऊपर चार्ज तो कर दिया था। ITLOS जजमेंट के अनुसार ऑफ 2050 इटली एंड इंडिया टू सस्पेंड ऑल द डोमेस्टिक प्रोसिक्यूशन अराइजिंग फ्रॉम द
रिका लेक्सिक केस, इस केस से जो है ये डोमेस्टिक में नहीं जा सकती, ये चीज़ भी इसके अंदर है। क्लियर। अब इसके अंदर हम और कुछ की पॉइंट्स देखेंगे, जैसे जजमेंट इन फेवर ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ, द ट्रिब्यूनल हेल्ड that action of the Italian military officer breached India's freedom of navigation। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपने आंसर, जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पे आप नोट्स बना लीजिए कि ये इंडिया का जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है उसको रोक रहा है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली लिख के आ जाए कि फ्रीडम को रोक रहा है। अगर आप स्पेसिफाई करेंगे ना चीज़ों को तो ज़्यादा जोर पड़ेगा। जैसे कि अगर आप स्पेसिफाई करते हैं ब्रीच्ड इंडियाज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, अगर आप डायरेक्टली यही वर्ड लिखते हैं तो काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। अंडर द UNCLOS एक्ट के तहत आर्टिकल 87 क्लॉज 1 क्लॉज A एंड 90 के तहत, तो ये आप जरूर मेंशन करके आइएगा अपने आंसर राइटिंग के अंदर, आर्टिकल 87 क्लॉज 1 क्लॉज A, कम से कम आर्टिकल 87 है, आर्टिकल 90 तो याद रख सकते हैं आप, ठीक है। द ट्रिब्यूनल ऑल्सो हेल्ड दैट द इंडिया इज इंटाइटल फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, कि कंपनसेशन उनको दिया जाए जिससे हम उनकी जो भी घर वाले हैं उनकी जो लॉस हुआ है लाइफ वगैरह का फिजिकल हार्म हुआ है उनकी हम फुलफिल कर सके, विद द लॉस ऑफ लाइफ फिजिकल हार्म एंड मटेरियल को हम यहाँ पे फुलफिल कर सके। उनकी जो डैमेज हुई है प्रॉपर्टी वगैरह मोरल जो हार्म हुआ है जो सफ़र्ड हुए हैं उन सारी चीज़ों को हम फुलफिल कर सके, थोड़ा बहुत भी जितना हम कर सकते हैं। तो ये जजमेंट है इंडिया के फेवर में। तो ये सारी चीज़ें आई हैं जो हमने आज डिस्कस करी। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 4 डे सीरोलॉजिकल सर्वे अक्रॉस हरियाणा फ्रॉम अगस्त 17 अगस्त से 4 दिन का सीरोलॉजिकल सर्वे जो हरियाणा के अंदर भी स्टार्ट होगा। अब ये सीरोलॉजिकल सर्वे क्या है पहले हम उसको देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। A serological survey seeks to assess the prevalence of diseases in a population by detecting the presence of specific antibodies against the virus। अभी जनरली क्या हो रहा है कि सीरोलॉजिकल सर्वे एक ऐसा सर्वे है जैसे परफॉर्म किया जाता है कहीं पे भी कि वो देखा जाता है कि कहीं आप देखिए कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है तो इस सिचुएशन में ये टेस्ट किया जाएगा कि यार कोई और प्रकार के वायरस जो ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं आ गए हैं और एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से कोई और तो प्रॉब्लम नहीं निकल के आ रही, तो इसे हम कहते हैं सीरोलॉजिकल सर्वे। अगर उनको देखने को मिलता है कोई और वायरस कोई और बैक्टीरिया कुछ भी एंटीबॉडीज जो है अगर कुछ अलग सी देखने को मिलती है बॉडी के अंदर उसे डिटेक्ट कर लिया जाता है, उसके ऊपर फिर रिसर्च और आगे काम किया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर LGG एंजाइम जो है लिंक इम्यूनोस्क्रिबेंट एस्ले जो है इलिसा जो है यूज किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साथ कोविड-2 के लिए इन्फेक्शन के लिए भी बहुत बड़े लेवल में इसका यूज किया गया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बेनिफिट और सीरोलॉजिकल स्टडीज़ क्या बेनिफिट होगा, ऑब्वियस सी बात है। नॉट पॉसिबल टेस्ट हर एक को टेस्ट करना तो पॉपुलेशन के अंदर पॉसिबल नहीं है, लेकिन सीरोलॉजिकल स्टडीज़ क्या है आर द यूज टू टूल टू मेक एस्टिमेट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ डिसीजेस, कहाँ किस लेवल पे स्प्रेड हुई है डिसीज़, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ कम्युनिटी के अंदर, वो इससे पता चल जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो हमको हेल्प करते हैं। नहीं देखिए काफ़ी इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस आप इसका जिस नाम याद रखेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों के लिए कि फूड विजन 2050 प्राइज फॉर नंदी फाउंडेशन। तो नंदी फाउंडेशन है, इनको ये दिया गया है फार्मर इन द कॉफ़ी स्टेट ऑफ नंदी फाउंडेशन ऑफ अराकू, तो ये इनको मिला है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। नंदी फाउंडेशन को रॉकफेलर फाउंडेशन है सेलेक्टेड द हैदराबाद बेस्ड नॉन प्रॉफिट नंदी फाउंडेशन है, हैदराबाद का है, ये आपको याद रखते हैं। टॉप 10 विजनरीज हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए टॉप स्टोरीज में से अब अगर हम देखते हैं बिजनेस लाइन, स्वराज और द हिंदू के अंदर ये बिजनेस लाइन के अंदर आया है, क्या आया है यहाँ पे पॉडकास्ट गिरीश चंद्र मामू अपॉइंटेड एज न्यू कैग ऑफ इंडिया। तो हमारे जो नए कैग हैं कंप्यूटर एंड ऑडिटोरियल जनरल ऑफ इंडिया वो अपॉइंट कर दिए गए हैं, कौन, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू को न्यू कैग ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया। तो हम क्या क्या और हम कवर करेंगे आज, ये देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यहाँ से टॉपिक कवर हो जाता है। यहाँ पे देखिए अगर आप इसको कवर करते हैं तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपके अंदर जो लक्ष्मीकांत के अंदर जो कैग का टॉपिक दिया गया है वो आपको पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। तो वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ड्यूटीज़ क्या होती है कैग की, पहले हम वो देखते हैं। कैग ऑडिट एंड अकाउंट क्या करता है, ठीक है। ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है जो भी पैसा निकल के आता है वो उसके ऊपर नज़र रखता है, देखता है। मतलब एक तरीके से इनको क्या कहा जाता है कि एक पर्स है, मतलब
पब्लिक पर्स कहा जाता है कि पब्लिक का जो पर्स है वो सारा मेंटेन करके रखते हैं कि कहाँ पे कितना पैसा जा रहा है आ रहा है, उसके ऊपर कहाँ पे सही तरीके से यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें करते हैं ये, ठीक है। और ये अपनी पार्लियामेंट के अंदर रिपोर्ट भी प्रस्तुत करते हैं, ये काफ़ी इनकी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल है, तो ये आप याद रख सकते हैं इनका रोल, ठीक है। ऑडिट ऑल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग, जो भी प्रॉफिट्स निकल के आ रहा है, ऑडिट मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सब्सिडरी अकाउंट, डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ये सारी चीज़ों को ये देखते हैं। क्लियर हो गया, कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ये सारी चीज़ों को अकाउंट को ये मैनेज करते हैं, ठीक है। एंड सर्टिफाई द नीड टू प्रोसीड द टैक्स एंड ड्यूटी ऑन हिज सर्टिफिकेशन फाइनल ऑफ मैटर, कोई भी अगर टैक्स ड्यूटी इस तरह के लगाना है तो इनका फाइनल सर्टिफिकेशन लेना जरूरी होता है। और प्रेसिडेंट को ये एक तरीके से सजेशन वगैरह भी दे सकता है। अगर कैट के बारे में अगर और हम बात करते हैं, आपको बताना है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। आपको मैं एक पहली चीज़ बता देता हूँ, जो भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर मेंशन है तो उसे हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द कंप्यूटर ऑडिटोरियल जनरल ऑफ इंडिया। तो कैग एक जो बॉडी है, आपको याद होनी चाहिए कि क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, चैप्टर 5 के अंदर अंडर द पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। आर्टिकल याद कर लेंगे 148 से 151 के अंदर कैग के बारे में जिक्र किया गया है। तो अब भी याद कर लीजिए, अंडर आर्टिकल 148 टू अंडर आर्टिकल 151, 148 से 151 के अंदर कौन मेंशन है, कैग हमारे मेंशन है। ही इज द हेड ऑफ द ऑडिट एंड अकाउंट ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, ठीक है। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि गार्जियन होते हैं, पब्लिक पर्स का देख रेख करते हैं, आपका जो पैसा है वो कहाँ सही तरीके से यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट अंधाधुंध किसी भी मैटर में यूज करे, करप्शन में यूज कर रही है, तो इसलिए ये चीज़ देखा जाता है, ठीक है। His duty to uphold the Constitution of India and the laws Parliament with the field of the financial administration से related जो भी laws वगैरह बनते हैं इसके परामर्श ली जाती है और यहाँ पे बात की जाती है। अपॉइंटमेंट देख लेते हैं और टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट देख लेते हैं। कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, बाय वारंट अंडर एंड हैंड और सील, ठीक है। ही होल्ड ऑफिस ऑफ पीरियड ऑफ 6 ईयर, 6 साल तक के लिए अपॉइंटमेंट होता है। इनका जो पीरियड ऑफ ऑफिस है 6 साल का है टर्म, और या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले अटेंड हो जाए। तो ये आपको याद रखना है, 5 साल आप गलती से टिक मत करके आइएगा, ये 6 साल तक के लिए अपॉइंट होते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट, ये 6 साल तक के लिए अपॉइंट होते हैं और 65 ईयर्स ऑफ द एज। और अगर हम क्या क्या बारे में डिस्कस करते हैं तो इनके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विद इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ केक। अगर कभी मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ऐसा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ केक, अब देखिए अगर गवर्नमेंट आ रही है तो क्या होगा कि हो सकता है कि गवर्नमेंट आई और ये गवर्नमेंट के जैसा गवर्नमेंट बोल रही है उसके बेसिस में काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये इनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है कि या सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, इनको रिमूव नहीं किया जा सकता है, ठीक है, कि आप बिल्कुल रिमूव कर दीजिए कैसे भी करके, ठीक है। ही डज नॉट होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट थ्रू द इज अपॉइंटमेंट। अगर एक बार अपॉइंटमेंट हो चुके हैं तो हो चुके हैं, आप उन्हें रिमूव नहीं कर सकते हैं। और हाँ, ये फर्दर एलिजिबल नहीं है ऑफिस के लिए कि जैसे सपोज अगर कोई फेवर मांगते हैं ना कि किसी भी ऑफिस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के अंदर फर्दर जो है ये एलिजिबल नहीं है। एक बार अगर ये कोई कैग बन जाता है तो फिर इसको रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कहीं भी इनको पोस्ट नहीं दी जाएगी। ये आपको याद रखना है कि आप फेवर मांग रहे हैं कि सपोज ऐसा होता है ना कि चलिए हम आपको फेवर कर देते हैं और रिटायरमेंट के बाद इससे रिटायर होने के बाद आप हमको गवर्नर बना दीजिए, प्रेसिडेंट बना दीजिए, कोई और पोस्ट दे दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। आप ऐसा नहीं कि कैग जैसे कोई पार्टी सत्ता में आई और उसने देखा कि पुराना कैग चल रहा है तो उसको हम उठा के फेंक देते हैं, नए कैग को ले आते हैं, तो इस तरीके से भी नहीं किया जा सकता है। इनकी सैलरी कंडीशन को घटाया नहीं जा सकता है, जो अपॉइंटमेंट के टाइम पे इनकी सैलरी कंडीशन थी वही रहेगी। हाँ, आप इसे बढ़ा सकते हैं ड्यूरिंग द टर्म पीरियड में, लेकिन उसे डाउन नहीं कर सकते, घटा नहीं सकते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। इनकी जो सैलरी है कितनी है, जज और जैसे हमारे जो जज और सुप्रीम कोर्ट है उन्हीं के बराबर है सैलरी, और इक्वल ट्रीटमेंट इनको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, क्या का क्या है, आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। और जो भी चार्ज कॉन्सुलेटिव फंड ऑफ इंडिया से इनकी सैलरी वगैरह निकल के आती है, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द वोट इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर ये वोटिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
अब देखिए रिपोर्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ, ये कैसी रिपोर्ट को सबमिट करते हैं, ये सबमिट द ऑडिट ऑफ रिपोर्ट रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट ऑफ द प्रेसिडेंट बाय द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। सेंट्रल स्टेट के अंदर गवर्नर को, सेंट्रल के अंदर प्रेसिडेंट को, ठीक है। इस तरीके से ये रिपोर्ट करते हैं। सबमिट द 3 ऑडिट रिपोर्ट्स, ठीक है, टू द प्रेसिडेंट। अब ये कौन कौन सी हैं ये आपको पता होना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट ऑन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट और ऑडिट रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। एक हो गया अप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर, दूसरा हो गया फाइनेंशियल अकाउंट के ऊपर और तीसरा हो गया पब्लिक अंडरटेकिंग के अंदर। तो तीनों के अंदर ये रिपोर्ट जो है सबमिट करते हैं। तो ये तीनों रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए। किसको सबमिट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है? पार्लियामेंट के सामने रखता है उसको, ठीक है। कैग और पीस करता है इसको काम करने के लिए, ठीक है। कैग along with its mandatory regulatory compliance audit performance as well as efficiency audit question, ये आपको याद रखना। अपने बुद्धिमत्ता के ऊपर ये काम करते हैं, केसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर कुछ भी गलत निकल के आता है, वेस्टेज ऑफ मनी निकल के आ रही पब्लिक मनी, तो उसके ऊपर आइडेंटिफाई करके ऊपर इसके ऊपर प्रॉपर जो है उसके ऊपर केस चलाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। अब एक छोटी सी न्यूज़ और है, आरबीआई कीप्स द पॉलिसी रेट्स अनचेंज्ड। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या है आरबीआई की पॉलिसी रेट। यहाँ पे देखिए, ये अब देख लीजिए टॉपिक ये जो कवर होता है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, प्लानिंग टू द मोबिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। तो इसको आप कवर करिए। देखिए एमपीसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, जिसको मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो द कमेटी विल हैव 6 मेंबर, इसके अंदर टोटल 6 मेंबर है। अगर एमपीसी के बारे में कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स के अंदर, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर कितने मेंबर्स हैं, तो इसके अंदर टोटल 6 मेंबर होते हैं। ऑफ द 6 मेंबर्स द गवर्नमेंट विल नॉमिनेट 3 जो है गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है और 3 जो है आरबीआई। नो गवर्नमेंट ऑफिशियल विल बी नॉमिनेटेड बाय द एमपीसी, ठीक है। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है यहाँ पे नॉमिनेट नहीं किया गया एमपीसी से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। द अदर 3 मेंबर वुड बी फ्रॉम द आरबीआई, जैसा कि अभी मैंने बताया कि 3 मेंबर जो है आरबीआई से है, 3 जो है गवर्नमेंट से है, ठीक है। विद द गवर्नर बीइंग द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, इसके रहते हैं जो इसके जो गवर्नर रहते हैं, ठीक है। आरबीआई जो गवर्नर रहते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहते हैं, और डिप्टी जो गवर्नर होते हैं आरबीआई इंचार्ज मॉनेटरी पॉलिसी उनके इंचार्ज रहते हैं, ठीक है, मेंबर रहते हैं। ऑल्सो एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अब ये जनरल सी चीज़ें मैं आपको थोड़ा समझा दूँ इसके अंदर कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, स्टैंस क्या होता है, ठीक है। और ये आपको जनरल से, अगर रेपो रेट कितना है हमारा 4%, जो कि चेंज नहीं किया गया है, और रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% है, जो कि अनचेंज है, बिल्कुल चेंज नहीं किया गया है। अगर मैं रेपो रेट की बात करता हूँ तो जैसे कि क्या होता है कि सिंपल चीज़ है कि अगर बैंकों को लोन चाहिए कुछ टाइम के लिए, ठीक है, तो जब बैंक जिस परसेंटेज में लोन लेते हैं आरबीआई से, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रेपो रेट, जो रेट जो है आरबीआई जो है लगाता है। सपोज अब आरबीआई को पैसा चाहिए बैंकों से, ठीक है, ये एमपीसी का एक पार्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का पार्ट है। वो मैं कभी अगर फिर से अगर लेक्चर लूँगा इकोनॉमिक्स का तो वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करूँगा। वैसे मैंने ये पहले डिस्कस किया हुआ है। तो बैंक जब, आपको बस इतना समझना है, बैंक जब पैसे लेता है आरबीआई से तो उसे हम रेपो रेट कहते हैं, जिस रेट में लेता है। और अगर आरबीआई लेता है पैसे बैंकों से, अगर बहुत ज़्यादा ऐसा फ्लक्चुएशन हो गया, बहुत ज़्यादा ऐसा पैसा आ गया बैंकों के अंदर और बहुत पैसा निकल के आ रहा है, फ्लक्चुएशन निकल के आ रही है कंडीशन में, तो उस केस में आरबीआई जो है बैंकों से पैसा लेता है, तो वो रेट में हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्लियर हो गया? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ थी जो आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करी। तो कैसा रहा डिस्कशन आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। लेक्चर को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना है फटाफट, और बस हर एक जगह इसको फैला दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।